बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नया एक्ट स्टार्ट हो रहा है, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। और इसमें हम सबसे पहले जो है ना डेफिनेशन क्लास को देखेंगे। डेफिनेशन क्लास में इसकी कोई 24 डेफिनेशनें या 30 डेफिनेशनें हम करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। उस डेफिनेशन क्लास से ही आपकी तमाम असाइनमेंट सेट होंगी। कोई भी एक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसमें बेसिक चीज डेफिनेशन है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जब आपको आएगी तो आगे आप उस एक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ जाएंगे कि ये टर्म जो है सर्वे मार्क रेवेन्यू ऑफिसर जो यूज हो रही है इसका मतलब क्या है। वो टर्में जो हैं वो हम उस डेफिनेशन क्लास से देख के सेट कर लेंगे। ये नहीं है कि जहां पे रेवेन्यू कोड लिखना हो तो रेवेन्यू कोड की पूरी डेफिनेशन लिखनी, सर्वे नंबर आ जाए तो उसकी तमाम डेफिनेशन, रेट्स एंड सेस की बात आ जाए तो हम पूरी, अब 5-5 लाइनों की डेफिनेशन है, वो हर एक्ट में हर लफ्ज के साथ रिपीट नहीं होती। इसलिए हर एक्ट का पहले डेफिनेशन क्लास होता है जिसमें जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसको डिफाइन किया जाता है। तो पहले नंबर पे है हमारे पास एग्रीकल्चर ईयर के जरी साल किसको कहेंगे हम। तो उसने कहा एग्रीकल्चर ईयर मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, जो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, और ऑन सच अदर डेट एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं होगी तो कोई और डेट अनाउंस करनी हो तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे मुनासिब समझे उस डेट से भी उस डेट से भी एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 जुलाई तो बता दिया, अगर ये मुनासिब नहीं लग रहा तो 1 अप्रैल कर ले, 1 दिसंबर कर ले, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे मुनासिब समझे। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, बकाया जात लैंड रेवेन्यू को क्या कहेंगे हम? एरियर्स बकाये जात, तो इट मींस लैंड रेवेन्यू विच रिमेन अनपेड, जो क्या रह गए हो, अनपेड रह गए हो। कब? आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल, उस दिन के बाद जिस दिन ये काबिले अदायगी हो, उस दिन अगर अदायगी ना की गई तो उस दिन के बाद जो डेट आगे बढ़ेगी, जो रेवेन्यू जो बकाया जात होंगे वो एरियर्स की मद में जाएगी। असेसमेंट सर्कल जिसको हम मौजे का नाम देते हैं, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट, ये एक जायदाद का ग्रुप है, क्योंकि एक मौजा है वो कई मुस्ततीलों पे है, खाता खतूनी मुस्ततीले, मुरब्बे, एकड़, बिगा, कनाल, मरला, तो इसलिए उसको नाम क्या दिया गया? असेसमेंट सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं और उसका फिक्स रेट लगा लाते हैं कि इस मौजे में जो भी जमीन होगी इसके एरियर्स इसके जो रेवेन्यू होगा वो इतना होगा पर एकड़ के हिसाब से। तो कहते हैं इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ओपिनियन होगी वो एक ग्रुप ऑफ स्टेट को चॉइस करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग में, आर सफिशिएंटली होमोजेनियस टू एडमिट ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ रेट्स, और उसको काफी तौर पर होमोजेनियस, हम असर के तौर पर कि उसके साथ वाले ग्रुप ऑफ स्टेट और उससे मिलती जुलती होगी, जिसको तस्लीम किया जाता है एडमिट ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ रेट्स, एक आम सेट ऑफ रेट उसके ऊपर लगाया जाता है। जब असेसमेंट सर्कल पे एक रेट आ जाता है तो उस पे ये नहीं देखा जाता कि ये जमीन जरखेज है या बंजर है, ये नहीं देखा जाता कि ये जमीन जरखेज है या सेम थोर वाली है। अब सेम थोर की प्रोड्यूस कम, जरखेज की प्रोड्यूस ज्यादा, तो वो ये कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता कि जी मेरा बयाना इतना है, वो जो सेम थोर वाली का इतना है, या सेम थोर वाला ऑब्जेक्ट करेगा जी वो पैदावार तो वो ले रहा है मैं क्यों, क्योंकि असेसमेंट सर्कल एक मौजे का बनाया हुआ है। फिर ये अगर पूरे मौजे पे ना होती पर एकड़ होता तो हर दिन ये रोला खत्म करना मुश्किल हो जाना था कि जी ये जरखेज है, ये बयाना ज्यादा दे, मेरी सेम थोर वाली है, इसका बयाना थोड़ा होगा। इससे बचने के लिए एक मौजे का कॉमन सेट ऑफ रेट तय किया जाता है और उसके मुताबिक ही वो दिया जाता है। बाउंड्री मार्क, हद बरारी जिसको बोलते हैं, तो कहते हैं मींस एनी इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब है खड़ा करना,
टाइट करना, वेदर ऑफ अर्थ। अब आप खड़ा किससे करेंगे, चाहे वो अर्थ जमीन से खड़ा कर लें, कोई उभार स्टोन पत्थर लगा लें, या अदर मटेरियल या कोई और मटेरियल लगा के एक बाड़ नुमा खड़ा कर दें, एनी हेज, हेज भी बाड़ को बोलते हैं, अनप्लज्ड रिज और स्ट्रिप्स ऑफ ग्राउंड, अनप्लॉड कहते हैं बगैर हल चलाए कोई बना बना ले, और स्ट्रिप कोई रस्सी लगा दें ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, या अदर ऑब्जेक्ट ऑफ मार्क, या कोई और ऑब्जेक्ट ऑफ मार्क लगा लें, वेदर मटेरियल और आर्टिफिशियल, चाहे मटेरियल हो या फर्जी तौर पे कोई निशान लगा लें, सेटअप वहां पे लगा दें, एम्प्लॉयड, सेटअप, एम्प्लॉयड और स्पेसिफाइड, तीन लफ्ज यूज हुए हैं बड़े तरतीब के साथ, जिनका मतलब लगाना है बाय आ रेवेन्यू ऑफिसर। और ये निशान कौन लगाता है, रेवेन्यू ऑफिसर लगाता है, उस एरिक्शन को खड़ा करके कि हद बरारी जाहिर हो जाए, कि एक झंडी लगा दे, कोई क्या नाम है लकड़ियों की बाड़ बना ले, या क्या नाम है कोई आर्टिफिशियल सा वहां पे बोर्ड लगा दें कि ये क्या नाम है, या एक पत्थर उठा के रख लेंगे यहां से हद इसकी है और आगे हद अगले मुरब्बे की स्टार्ट हो रही, जो किस लिए लगाई गई है, रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी इन that behalf in order to designate the boundary of any division of land, कि हमने बाउंड्री की निशानदही करनी है जिससे जमीन की तकसीम हो सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू means बोर्ड ऑफ रेवेन्यू established under the वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। तो वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 1957 में उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिफाइन किया, उधर जाकर देखिए। कॉमन कमेंसमेंट, वो आगाज, कमेंसमेंट का मतलब जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसमें उसका टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, कि ये एक्ट, इस एक्ट का नाम क्या होगा, क्या नाम दिया हुआ है, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। अब वुसअत इसकी कितनी है, पंजाब है तो गोला पंजाब, गोला पाकिस्तान नहीं है, तो इसे साबित हुआ कि ये स्पेशल लॉ है, कि स्पेशल पंजाब लोकल लॉ है, जो एक लोकेलिटी सिर्फ पंजाब के ऊपर लागू होती है। फिर आगे आता है कमेंसमेंट, आगाज। तो जिस दिन ये एक्ट नाफिज होता है उस दिन को हम क्या बोलते हैं, आगाज। तो कहते हैं शैल मीन द डे ऑन विच दिस एक्ट और एनी प्रोविजन देयरऑफ एज द केस में बी कम्स इनटू ऑपरेशन, कि ये पूरा एक्ट या इसकी कोई शिक कम इनटू ऑपरेशन लागू हो जाए, उस दिन को हम क्या नाम देते हैं, कमेंसमेंट का। डिफाल्टर, तो डिफाल्टर क्या कहते हैं, मींस अ पर्सन पे लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो जिम्मेदार होता है बकाया जात का रेवेन्यू की मद में, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एज अ श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स। तो एक जिम्मेदार जो है वो उसका रेवेन्यू अदा नहीं करता तो वो क्या हो जाता है, डिफाल्टर हो जाता है। तो उसको गिरफ्तारी जब करते हैं तो वो कहता है मैं श्योरिटी देता हूं, मैं पैसे दे दूं, तो उसकी जगह जब कोई श्योरिटी देना, सामान जामिन देना कोई और बंदा आएगा तो वो भी डिफाल्टर की माध्यम में होगा। तब भी अगर पेमेंट रिकवर ना हो, श्योरिटी देने के बाद भी रिकवर ना हो, तो जो श्योरिटी बंदा दे रहा है ABCD, तो वो भी डिफाल्टर की माध्यम में होगा। इनकम्ब्रेंस, बारे कफालत, बोझ, चार्ज, कोई बर्डन जमीन के ऊपर हो, फर्ज करें कि मैंने ठेके पे दिया हुआ है 2 साल के लिए मुस्ताजरी के लिए, तो वो मुस्ताजरी 2 साल के मैंने उसके 12 लाख रुपया लिया हुआ है 2 साल का 1 एकड़ के ऊपर, तो ये क्या है, बारे कफालत है इसके ऊपर, कि जब तक वो 2 लाख रुपए वाला बंदा, 1 लाख रुपए वाला बंदा अपनी इंजॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर लगता, उस वक्त तक आप जमीन किसी के हवाले नहीं कर सकते। तो मीन्स अ चार्ज अपॉन और क्लेम अगेंस्ट लैंड, के जमीन के खिलाफ कोई चार्ज है या कोई क्लेम है, अराइजिंग आउट ऑफ अ प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट, जो एक प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट से जाए। स्टेट, जायदाद, मीन्स एनी एरिया, कोई भी एरिया हो सकता है, फॉर विच अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन मेड, जिसका एक अलग से रिकॉर्ड ऑफ राइट जमाबंदी मौजूद हो, which has been separately assessed to land revenue, जिसका एक अलग से रेवेन्यू असेस किया जा रहा हो,
which the board of revenue may by general rule or special declared to be an estate, या उसका मतलब कि अलग से रिकॉर्ड ऑफ राइट भी ना हो, सेपरेटली असेस भी ना हो, तो उस जमीन के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर कर दे कि जी ये भी जायदाद है। होल्डिंग कब्जा, तो कहते हैं मींस अ शेयर ऑफ पोर्शन ऑफ एन एस्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय टू और मोर लैंड ओनर। तो कहते हैं कि ये एक हिस्सा होता है पोर्शन ऑफ एन एस्टेट, जायदाद के एक हिस्से का है, हेल्ड जो कब्जे में रखा हुआ है बाय वन लैंड ओनर, चाहे एक लैंड ओनर ने या जॉइंटली या एक से ज्यादा ने कब्जे में रखा हुआ है, या बाय टू और मोर लैंड ओनर या दो से दो ज्यादा ने कब्जे में रखा हो, तो उसको होल्डिंग कहते हैं। लैंड ओनर जमीन का मालिक, इंक्लूड अ पर्सन टू हुम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो कहते हैं लैंड ओनर जमीन का मालिक भी होता है और उसमें वो बंदा भी शामिल होता है जिसको जमीन का कब्जा ट्रांसफर किया जाता है। मौके पे मालिक वही जाहिर होता है, चाहे उसके पास मलकियत नहीं है, क्या है, कब्जा है। On an estate or holding has been let in farm, और उसका जो जायदाद जो होल्डिंग या जायदाद या जो कब्जा होता है लेट इन फार्म होता है, एंड अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के तहत होता है, फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो वो इसलिए इसको लैंड ओनर को डिक्लेयर किया गया कि इससे साबित हो कि हमने बकाया जात रेवेन्यू किससे लेंगे। अगर कब्जे पे दिया हुआ जो फसल उठा रहा है वो लैंड रेवेन्यू नहीं देता, तो जमीन जब अटैच होगी तो असर किसको पड़ेगा, लैंड ओनर को पड़ेगा। तो इसलिए इसको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है लैंड ओनर का कि हम एरिया किससे वसूल करें। और ऑफ सम रिकवरेबल एज सम सच एज एन एरिया, और वो रकम जो एक बकाया जात की मद में पड़ी हुई है, एंड एनी अदर पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ अ स्टेट, या कोई दूसरा बंदा जो उस स्टेट के ऊपर काबिज है, और एनी अदर शेयर, या उसका कोई हिस्सा है और पोर्शन है, देयर ऑफ आर इन एंजॉयमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एन स्टेट बट डज नॉट इंक्लूड अ टेनेंट। लेकिन जितना भी कोई भी काबिज हो, लेकिन टेनेंट को उसमें लैंड ओनर में शामिल नहीं करे। लैंड लॉर्ड, लैंड ओनर हो गया, अब कौन आ गया, लैंड लॉर्ड मीन्स अ पर्सन अंडर whom a tenant holds land and to whom the tenant is or but for a special contract। लैंडलॉर्ड वो होता है जिसकी मलकियत तो अपनी होती है लेकिन उसकी जमीन को खुद काश्त नहीं करता, बल्कि उसने आगे ठेके पे दिया हुआ है, जिसके अंदर टेनेंट हो। or but for a special contract would be liable to pay rent for that land and shall include lessee mazargi of such person and the predecessor and successor interest of such person। और उस बंदे के लेसी के प्रीडेसेसर और सक्सेसर भी उसमें शामिल होंगे, वो भी लैंडलॉर्ड कहलाएगा। अब लैंडलॉर्ड जब अपनी जमीन किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए टेनेंसी पे दे देता है और उसका टेनेंट आ जाता है, अब वो मालिक तो है लेकिन काबिज नहीं है, तो जो बंदा अपनी जमीन किसी को ठेके पे देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। और लैंड ओनर वो होता है जो काबिज भी खुद हो, मालिक भी खुद, या उसने अपने गिरे से किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई हो कब्जे के तौर पर, लेकिन टेनेंसी के तौर पर ना दी हो। समझ आई। लैंड रेवेन्यू, आमदनी, जमीन से आमदनी, means land revenue assessed or assessable under this act or under any other law for the time being in force related to land revenue। तो लैंड रेवेन्यू क्या है कि ये असेस किया जाता है या असेसिबल होता है, काबिले पेशन गोई होता है, काबिले तायन होता है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या किसी दूसरे लॉ के तहत होता है। तो किससे ताल्लुक रखता है, रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू आमदनी, लैंड जमीन से, वो लैंड रेवेन्यू वो आमदनी जो गवर्नमेंट के खाते में है। एंड इंक्लूड एनी रेट्स इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड रेवेन्यू लैंड ड्यू टू इरिगेशन, या वो रकम भी उस लैंड रेवेन्यू में शामिल होगी अगर उसको पाकिस्तानी हुकूमत या गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब ने उसको नहरी पानी की सहूलत फराहम कर दी, जिससे उसकी वैल्यू अबव हो गई। जिस ज़मीन को नहरी पानी लगता है उस ज़मीन की मालियत बहुत ज़्यादा है, सब पहले नंबर पे। अगर उसको ट्यूबवेल से लगती है उसकी मालियत फिर कम है, अगर उसको बारिश और किसी झट्टे से लगता है तो वो उसकी वैल्यू अलग से।
लीगल प्रैक्टिशनर, इसको मीन्स एंड लीगल विद इन द मीनिंग ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 18। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स मौके पे असासा जो होता है, तो कहते हैं ऑफ एन स्टेट or group of a state means estimated average annual surplus produce of such a state or group of a state remaining after deduction of ordinary expenses of cultivation as ascertained or estimated। नेट एसेट्स वो होते हैं जो आपकी बचत होती है। मैंने एक फसल ली 1 साल के लिए ठेके के ऊपर, 1 साल जब मैंने उसकी काश्त की, गन्ना काश्त की और कपास काश्त किया, 1 लाख मैंने उसका ठेका भरा और 3 लाख रुपया मैंने उसके ऊपर फसल कपास की मद में किया, और 1 साल वो 1 लाख हो गया, 2 लाख हमारा अखराजात की मद में 3 लाख हुआ, आमदनी मुझे कितनी हुई 5 लाख। तो 5 लाख की मद में से 2 लाख जो 3 लाख अखराजात की मद में मना हो गए, बाकी बचे 2 लाख वो मेरे क्या हैं नेट एसेट्स। पटवारी shall be deemed to include a टपीदार एंड स्पेशल और एडिशनल टपीदार। तो पटवारी खुद हो गया, ये जो सर्कल असेसमेंट का एक मौजे का पटवारी होता है, तो उसमें टपीदार भी शामिल है, नंबरदार भी पटवारी का बाजू का दर्जा रखता है। पे अदायगी विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन, अगर इसको हम ग्रामरी तौर पर तगय्युरात देखें एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन और इसका एक ठोस इबारात निकालें, तो कहते हैं इंक्लूड इसमें शामिल है व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू रेंट। तो जो पे है किसके हवाले से यूज होता है, रेंट के हवाले से, डिलीवर के हवाले से, टेंडर के हवाले से, विद देयर ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन, जैसे उसकी ग्रामर के तौर पर तगय्युरात पैदा होते हैं या उसका क्लियर और कती इबारात निकालते हैं, तो वह टेंडर, डिलीवर और रेंट की मद में यूज होता है लफ्ज पे। इसके बाद आ जाता है रेट्स एंड सेस। रेट्स अबयानी की मद में हो सकता है, सेस लगान को बोलते हैं कि इस जमीन के ऊपर कितनी लगान आ रही है। कहते हैं मींस रेट्स एंड सेट्स व्हिच आर प्राइमरी पेएबल बाय लैंड ओनर एंड इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है द लोकल रेट, इलाकाई रकम, इफ एनी पेएबल एंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, चाहे वो किसी लॉ के तहत, लेकिन शर्त यह है कि वो लॉ क्या हो, नाफिजुल अमल हो, एंड एनी फी, और कोई भी रकम सिमिलरली लिविएबल जो उसके ऊपर लगाई जाती है फ्रॉम लैंड ओनर, लैंड ओनर से चार्ज की जाती है फॉर यूज ऑफ और बेनिफिट डिराइव्ड फॉर एम्बार्कमेंट्स एंड वर्क्स फॉर सप्लाई स्टोरेज वाटर ऑफ पिरामिड। अब देखिए एक ज़मीन है, उसकी काबिल पैदाइश करने के लिए हुकूमत ने क्या बना दी, बाढ़ बना दी, कोई रुकावटें, दरियाई ज़मीन है उसकी पानी आता है, पानी आने से फसलें क्या हो जाती हैं, तबाह होती हैं, तो हुकूमत ने अपने खर्चे से, जेब के खर्चे से एक बाढ़ बना दी, पत्थर की बाढ़ बना दी ताकि ये ज़मीन ख़राब ना हो। जब पत्थर की बाढ़ लगी तो उसके ऊपर खर्चा ना हुआ। जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो सीधी बात है कि किस मद में रिकवर करती है, रेट और सेस की मद में। कि बाढ़ अरबों रुपए की बाढ़ लगी हुई है दरिया सिंध में, जाके देखें पत्थरों की, तो अब जब जितना पानी आ जाए फसलें तबाह तो नहीं हो, पानी भी नहीं आने जाता। फिर है विलेज ऑफिसर सेस, जो 5% वो अबयाना वसूल करता है, उसमें से 5% विलेज ऑफिसर नंबरदार का होता है, तो वो भी रेट एंड सेस की मद में याद किया जाता है। एनी सम पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, या मिल के गांव की भलाई के लिए कोई सड़क बनाते हैं, कोई पाइपलाइन लगवाते हैं, या कोई जिससे तमाम कॉमन कोई तालाब बनवाते हैं, साफ पानी का फिल्टर लगवाते हैं, तो वो विलेज सेस की मद में, उसको भी हम रेट एंड सेस कहें। रेंट किराया, तो कहते हैं रेंट मींस व्हाट एवर इज पेएबल टू लैंडलॉर्ड इन मनी, जो लैंडलॉर्ड को हम पे करते हैं किस शक्ल में, मनी की शक्ल में। कौन करता है, बाय अ टेनेंट, टेनेंट ऑन अकाउंट ऑफ द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड, उस जमीन को इस्तेमाल करने की मद में या कब्जे की मद में। But shall not include any cess or other contribution or due or any free personal services, और उस इसमें लेकिन इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है, कोई अगर कंट्रीब्यूशन की है, कोई लगान लगाई है और वो पर्सनल ज़ाती सर्विस के लिए लगाई गई हैं, तो वो रेंट में शामिल नहीं होंगी।
रेंट सिर्फ वो होता है जो लैंडलॉर्ड लेता है टेनेंट से अपनी ज़मीन के इस्तेमाल और कब्जे की मालिक। रेवेन्यू कोर्ट, तो कहते हैं रेवेन्यू कोर्ट मीन्स अ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड एज सच अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी एज इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। तो कहते हैं रेवेन्यू कोर्ट वो होती हैं जो बनाई जाती हैं इस लॉ, कौन से लॉ के तहत, टेनेंसी की लॉ के तहत। और वो लॉ जो टेनेंसी है, जैसे कि ये हमारा एक्ट है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, अगर कोई मसला पड़ता है तो कोर्ट जाएगी, तो इस कोर्ट में इस एक्ट के तहत एक कोर्ट बनाई जाती है जिसको हम रेवेन्यू कोर्ट का नाम दिया है। रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी ऑफिसर लगाया जाएगा उसको रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। वो क्या करेगा, एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, अपने फ़र्ज सर अंजाम देगा एक रेवेन्यू ऑफिसर के तहत। हमारे ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारे रेवेन्यू ऑफिसर। सर्वे मार्क मीन्स एनी मार्क सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे पाकिस्तान, कोई ऐसा निशान जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट सर्वे ने लगाया हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सर्वे मार्क। सर्वे नंबर और खसरा नंबर, सर्वे नंबर और खसरा नंबर, ये दो। खसरा नंबर वो वह डॉक्यूमेंट है जो किसी भी बंदे के कब्जे के बारे में शो करता है, वह जो डॉक्यूमेंट है एग्रीकल्चर लैंड में। तो कहते हैं मीन्स अ पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच द एरिया इज सेपरेटली इंटर्ड अंडर एन इंडिकेटिव नंबर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट। ये एक मखसूस ज़मीन का टुकड़ा है, इसका एक खसरा नंबर है और उसके ऊपर लिखा होता है कि इस टुकड़े के ऊपर फलां बंदा कागज। टेनेंट, लैंडलॉर्ड, उसके बाद टेनेंट, मजारगी मीन्स अ पर्सन हु होल्ड लैंड अंडर अनदर पर्सन। टेनेंट वो बंदा है जो ज़मीन को अपने कब्जे में रखता है दूसरे के बिहाफ पे। इज आर बट फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उनके दरमियान ये ख़ास कॉन्ट्रैक्ट होता है। वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर द लैंड, और उस ज़मीन का वो क्या अदा करता है, रेंट अदा करता है। And includes the predecessor and successor in interest of such person, और इसमें के predecessor और successor भी शामिल होंगे। अब मैंने 2 एकड़ ज़मीन ली, ठेके पे ले ली, मतलब टेनेंसी पे ली, और उसको मैंने 2 साल का मुआहदा किया कि 2 साल की मुआहदे का हमारा टेनेंसी चलेगी। 1 साल तो मैंने बीती, 1 साल के बाद मैं फौत हो गया, तो अगर मेरी औलाद होगी तो वो भी टेनेंट शुमार होंगी। अगर मेरी औलाद नहीं है, मेरे बाप, भाई, वारिस जितने भी होंगे वो भी क्या शुमार होंगे, टेनेंट। इसलिए उसने प्रीडिसेसर और सक्सेसर का नाम दिया। फिर आगे आ जाता है विलेज ऑफिसर, तो कहते हैं मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट हुज ड्यूटी इट इज टू कलेक्ट और सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ एन एस्टेट, कि जिसकी ड्यूटी क्या है, कि विलेज ऑफिसर की ड्यूटी है कि सिर्फ आपने कलेक्ट क्या करना है, रेवेन्यू, जायदाद का रेवेन्यू कलेक्ट करना है। स्टेट टू कलेक्ट द रेवेन्यू एन स्टेट एंड इंक्लूड, और इसमें शामिल है कानूस, पटवारी, जब्त, कोतारस, जपीदार, पियंस, अरबाब, रैस और हेडमैन। और टेनेंसी किसे कहते हैं, टेनेंसी मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा है। एंड इंक्लूड्स लैंड फेड बाई रेन्स, और वो ज़मीन अनइरिगेटेड लैंड की मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। अनइरिगेटेड मतलब वो ज़मीन जो पानी से, नहर के पानी से सराब ना हो। मीन्स लैंड अदर देन इरिगेटेड लैंड, एंड इंक्लूड्स लैंड फेड बाय रेन्स, और उसमें वो ज़मीन शामिल है जो सिराब होती हो बारिश से, फ्लड से, हिल्स, टोरेंट से, पहाड़ों से जो आबशारें निकलती हैं। अनकल्टिवेबल और वेस्ट लैंड, और वो भी अनइरिगेटेड लैंड में शुमार होगी जिसके ऊपर हल ना चलाए जाए गए हों और बारिश की वजह से या दरियाओं की टुकड़ियाँ की वजह से वेस्ट हो जाती है, वो ज़मीन को भी हम अनइरिगेटेड लैंड कहेंगे। इसके बाद आ जाती है टेनेंसी। टेनेंसी मीन्स अ पार्सल ऑफ लैंड, ये क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, हेल्ड बाय अ टेनेंट, जो टेनेंट अपने कब्जे में रखता है। अंडर वन लीज, एक लीज या सेट ऑफ लीज कंडीशन, एक लीज 1 साल की लीज होगी तो 1 साल की, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो फिर सेट ऑफ लीज
वैसे माहिदा लीज का 1 साल के लिए होता है, कानून हमारा पूरा हो गया।